Hello student, listen book of आगाज हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6। टुडे वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 14 अनोखी हड्डी। प्रस्तुत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है कि मनुष्य के लालच का घड़ा भले ही दिखने में कितना ही छोटा क्यों ना, पर वह कभी भरता नहीं है। लालची आदमी को चाहे राजा बना दो, वह मन से भिखारी ही रहता है। इसीलिए हमें अपने लालच पर अंकुश रखना चाहिए। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखक हैं वो भीष्म साहनी है, जो हिंदी के सारे कहानीकारों सबसे उत्तम कहानीकारों में से एक है। अब साहित्यकार होता है लेखक, श्रेष्ठ होता है सबसे उत्तम। तो इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य का लालच का घड़ा है वो जितना मर्जी क्या हो, भला ही वो कितना ही दिखने में छोटा हो, लेकिन वो कभी भी भरता नहीं है। क्योंकि जो लालची आदमी होता है उसे चाहे राजा बना दो, लेकिन वो मन से हमेशा लालची ही रहता है, भिखारी ही रहता है। तो इसलिए हमें अपने लालच पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने लालच पर वश करना चाहिए, मतलब अपने लालच को वश में रखना चाहिए, अंकुश में रखना चाहिए। स्वर्ण देश के महाराजा उदयगिरि 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजा धीराज हो गए। महाराजा धीराज मतलब अनेक राजाओं के राजा। देश देशांतरों में उनकी विजय पताका मतलब उनकी जीत के बारे में बताया जा रहा था, लहरा रही थी। उनके पराक्रम मतलब वीरता का कोई पारावार नहीं था, पारावार मतलब सीमा नहीं थी। अनेक बंदी उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराजा की सेना किसी राज्य को रोंद कर लौटती तो महाराज की विपुल धनराशि और बढ़ जाती। विपुल मतलब बहुत अधिक। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते, पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज मतलब आसमान पर अटकी हुई थी। तो स्वर्ण देश के एक महाराजा थे, उन महाराजा का नाम था उदयगिरि। जब वो 50 वर्ष की हालत तक में अवस्था में पहुंच गए थे, उन्होंने वहां पहुंचते पहुंचते वो क्या थे, सारे राजाओं के राजा बन गए थे। हर जगह उनकी जीत के बारे में ही बोला जाता था, उनकी वीरता के बारे में ही बोला जाता था, उनकी वीरता के बारे में ही बातें की जाती थी। और जो उनकी वीरता थी उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उनके अनेक जो बंदी थे, मतलब जो उनके दुर्ग के अंधेरी दीवारों में अपना दम तोड़ देते थे, मतलब मर जाते थे। तो जब महाराज की सेना किसी भी राज्य को रोंद कर मतलब उसको हराकर पूरी तरह कुचल कर वापिस आती थी, तो महाराज की जो धन राशि थी वो और बढ़ जाती थी। महाराज के जो मुकुट थे वो हीरे मोतियों से सज जाते थे और उनके मुकुट वो हीरे मोतियों से चमकने लगते थे। लेकिन जो महाराज की लालच की सीमा थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। उनकी जो सीमा थी वो अभी भी मतलब जो आसमान पर अटकी हुई थी, कि उनको ये चाहिए था कि मैं आसमान तक भी पहुंच जाऊं, मतलब उनकी लालच की सीमा ऐसी थी। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर अखेट खेल रहे थे। अखेट मतलब शिकार। दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरन का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। अखेट की उत्तेजना मतलब जोश में वे मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरन का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा दिखाई देने लगी और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वर्षा ऋतु के कुछ अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों को लेकर उत्तरी पर्वतों पर शिकार करने के लिए चले गए। वहाँ दोपहर ढल चुकी थी। उन्होंने जब एक हिरन को देखा तो वो इस हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने अपने घोड़े को बड़ी मीलों तक दौड़ाया और उस हिरन का पीछा करने लगे, लेकिन हिरन उसका कुछ पता नहीं चला और वो गायब हो गया। अब उनको एक जंगल की सीमा दिखाई देने लगी और वहाँ महाराज एक पेड़ के नीचे थक कर खड़े हो गए। नेक्स्ट, दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो वे पुलकित हो उठे। पुलकित मतलब प्रसन्न। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्व मतलब जिस तरह हम अपनी सम्मान पूर्वक मतलब हमें अपने आप पर गर्व होता है, उसी तरह वो विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ मतलब साफ थी, मानो वह प्रकृति के अथाह मतलब असीम अलग सा सौंदर्य मतलब सुंदरता के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी। पर्वत के दाईं ओर उसकी ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। तो दूसरे पल में क्या हुआ कि राजा ने क्या देखा कि अपने सामने
जब उसने आंख उठाकर देखा तो उन्होंने सामने देखा कि ढलता सूरज किस तरह उन पर्वतों के बीच में से अपना विशाल पर्वतों के बीच में से अपना माथा ऊंचा करके खड़ा हुआ है, और उसके चरणों में मतलब उसके नीचे एक बड़ी सारी झील है, और वो झील का जो पानी है वो बड़ा ही साफ़ है। और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो सुंदरता है वो देखने ये लायक थी कि जिस तरह एक शीशा चमकता है उसी तरह वो सुंदरता थी। पहाड़ की जो ये वादियाँ थी इसके आसपास क्या थे, ये देवदार वृक्ष से ये लदी हुई थी। पर्वत के दाईं ओर इस दाईं ओर क्या था, एक नगर बसा हुआ था। उस नगर की जो छतें थी ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे प्रकाश दूर तक फैलता हुआ नजर आ रहा हो। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एक टक देख रहे थे कि उनकी साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं ना जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़े महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। आपकी राजसत्ता यहीं समाप्त हो जाती है जहां आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या ये प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? तो महाराज जब क्या थे उस दृश्य को एक नज़र टिकाए देख रहे थे, और अचानक से उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए, और उन्होंने बोला महाराज कि मैं ना जानता था कि महाराज अपने आप से बोले कि मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में एक ऐसा सुंदर राज्य भी है, एक ऐसा सुंदर परिवेश भी है। तो जो पास में एक महामंत्री खड़ा था उसने उत्तर दिया अपने महाराजा को उत्तर दिया कि ये जो राज्य है ये हमारी सीमा से बाहर है। जो आपकी राजसत्ता मतलब अपना राजा का अधिकार यहाँ पर ही खत्म हो जाता है जहाँ पर आप खड़े हो। तो महाराज पूछते हैं कि ये वाला जो प्रदेश है ये मेरे राज्य का अंग नहीं है। नेक्स्ट पेज वी डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।